हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे यूएस में मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। हमने ये भी देखा कि वॉर के बाद जहां बाकी सारी कंट्रीज़ में रेसेशन आ गया था, वहीं यूरोप जो था वो पहली कंट्री था जो सबसे फास्ट रिकवर कर रहा था, और ये मास प्रोडक्शन की वजह से ही हो रहा था। हमने देखा कि मास प्रोडक्शन स्टार्ट किसने किया था, तो वो स्टार्ट किया था हेनरी फोर्ड ने, और इसलिए मास प्रोडक्शन मॉडल को फोर्डिस्ट मॉडल भी कहा जाता है। अब पूरे यूएस की इंडस्ट्रीज़ में मास प्रोडक्शन हो रहा था, और यूएस को देखते देखते पूरे यूरोप में भी कॉपी किया गया, और यूरोप में भी इंडस्ट्रीज़ में मास प्रोडक्शन होने लगा। अब क्योंकि पूरी दुनिया में मास प्रोडक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में इंजीनियर गुड्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई थी तो उनकी जो प्राइस थी वो काफ़ी कम हो गई थी। और दूसरी तरफ हमने देखा कि क्योंकि लोगों को काम मिल रहा था, इसलिए वर्कर की वेजेस यानी कि उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और क्योंकि उनकी सैलरी बढ़ गई थी इसलिए वो अब काफ़ी महंगी चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर रहे थे, जैसे कि कार। एक डेटा के हिसाब से यूएस में 1919 में 2 मिलियन कार्स बनती थी, मगर 1929 तक ये प्रोडक्शन 5 मिलियन तक हो गया। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा मास प्रोडक्शन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि लोगों की वेजेस बढ़ गई थी और वो महंगी चीज़ें खरीद रहे थे। कार नहीं, इसके अलावा लोग रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ग्रामोफोन प्लेयर्स ये सब भी खरीद रहे थे, और ये सब वो कर किसकी वजह से रहे थे? क्योंकि उनकी वेजेस बढ़ गई थी। मगर ये सारी जो चीज़ें ये परचेज़ कर रहे थे, ये एक सिस्टम की मदद से परचेज़ कर रहे थे। इस सिस्टम का नाम था हायर परचेज सिस्टम। ये एक टाइप का ईएमआई सिस्टम ही था। ईएमआई सिस्टम में हम कुछ अमाउंट पे करके चीज़ें खरीद लेते हैं और फिर मंथली पेमेंट करते हैं। हायर परचेज सिस्टम भी पुराने ज़माने का ईएमआई सिस्टम ही था। अब सवाल आता है कि लोग इतना ज़्यादा रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन खरीद क्यों रहे थे? तो इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि वो उस टाइम अपने घर बना रहे थे। जब बड़े बड़े घर बनाएंगे तो उन घरों के लिए सामान तो चाहिए होगा, इसलिए वो ये सामान खरीद रहे थे। इसके अलावा वो या तो घर खरीद रहे थे या फिर घर के लिए प्लॉट खरीद रहे थे और उस पर घर बना रहे थे। और ये परचेजिंग भी हायर परचेज सिस्टम के थ्रू यानी कि लोन सिस्टम के थ्रू ही हो रहा था। अब क्योंकि घर बना रहे थे तो घर बनाने के लिए क्या चाहिए? वर्कर्स चाहिए होते हैं, सामान चाहिए होता है, और इसलिए दूसरे लोग जो थे, जो बाहर से आ रहे थे यूएसए में, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था क्योंकि वो एज एन वर्कर काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन के लिए। और इस तरह से यूएस में एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और इकोनॉमिक बूम आ गया था। और इस तरह से पूरे यूएस में कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ें बढ़ गई थी क्योंकि लोगों के पास पैसा था। अब हमने ये भी देखा था कि वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा जो यूरोप था या पूरा जो वर्ल्ड था, उनके पास पैसे नहीं थे, वो काफ़ी रून हो गए थे इकोनॉमिकली। मगर यूएस से दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा था, तो इसलिए यूएसए जो था बाकी सबको लोन दे रहा था, बाकी सारे कंट्रीज़ को, ताकि वो भी डेवलप हो पाएँ। और 1923 तक जो यूएसए था पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर बन गया, यानी जिसने पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा पैसा दिया था उधार पे, जिसकी वजह से डॉलर की जो कीमत थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, क्रूशियल हो गई थी। तो इस तरह से 1923 तक यूएसए खुद तो डेवलप हुआ, मगर उसके बाद उसने लोन दिया दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ को और उनकी इकोनॉमी डेवलप करने में भी हेल्प की। मगर ये जो इकोनॉमिक बूम आया था, इसको थोड़ी नज़र लगने वाली थी। 1929 में इकोनॉमिक बूम के बाद पूरे दुनिया में वर्ल्ड डिप्रेशन आया। वर्ल्ड डिप्रेशन क्या होता है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स है पूरी दुनिया में, हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।